हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये शेड्यूल हमें क्या बताते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ग्रहण किया था 26 जनवरी 1950 को, इस डेट को हम ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था। इसी डेट को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर में आया था। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल की संख्या थी वो 8 थी, पर एट प्रेजेंट जो हमारे शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है उनकी संख्या 12 है। और इसमें जो 9th शेड्यूल है, देखो 9th शेड्यूल ये ऐड हुआ, ये 1951 को ऐड हुआ। 10th शेड्यूल है जो 1985 को ऐड हुआ। 11 एंड 12 शेड्यूल ये 1992 को ऐड हुए। अब इस शेड्यूलों में क्या क्या है, हम सभी आज की कक्षा में यही बात करेंगे। सबसे पहला जो शेड्यूल है वो क्या कहता है, जो कहता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची। उन शेड्यूल को हम अगर हिंदी में बात करें इनकी, तो अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची, भारत में कितनी अनुसूची है? टोटल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची हैं। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू किया था, जब पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, जब लागू हुआ था, तब 8 जो टोटल हमारे पास अनुसूची थी वो 8 थी। लेकिन अब हमारे पास 12 अनुसूची हैं। आज हम इन्हीं अनुसूची में क्या क्या लिखा है, क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन इनके विषय में बता रहा है, हम इसी के बारे में आज जो डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट शेड्यूल है, देखो, इट्स कंटेन द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इसमें भारत राज्य और संघ प्रदेश का नाम शामिल है। इन शॉर्ट ये है जो भारत के इसमें राज्य हैं और जो यूटी हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। देखो, ये यूटी हैं जो 8 यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। लेकिन 8th जो 28 है वो स्टेट है अपने पास। इन सभी के विषय में जो बात करता है वो बात कौन कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल। और इसके बाद राज्य का क्षेत्रीय प्राधिकरण, जो राज्य का अधिकार है उसके बारे में भी ये फर्स्ट शेड्यूल है हमें बताता है। फर्स्ट अनुसूची में राज्यों के नेम, यूटीज के नेम, इन सभी के अधिकार, इन विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद है जो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? देखो, दूसरी अनुसूची में हमारे पास भत्ते, विशेष अधिकार और वेतन के संबंध में विधियां। और इसमें क्या है, देखो, एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल हैं, जो 12 अनुसूची हैं, उनमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट है उसके विषय में जानकारी दी गई है। जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल बात कर रहा है भत्तों और विशेष अधिकारों और वेतन की। ये वेतन किसकी बात कर रहा है? इसमें किसकी वेतन बात कर रही है? जो बात है वो देखो, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी के विषय में बात कर रहा है। एट प्रेजेंट ये आपको मालूम होना चाहिए, हमारा सबसे उच्च अधिकारी है जो हमारे संविधान का, उसे हम राष्ट्रपति मानते हैं। ये फर्स्ट नागरिक, फर्स्ट जो सिविलियन है, जो नागरिक है, इसे हम वो मानते हैं। और इसकी जो सैलरी है उसके विषय में जो बात कर रहे हैं, अपने को हमारे पास जो बात कर रहे हैं वो है सेकंड शेड्यूल। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें आगे से देखो तो उसके बाद है गवर्नर ऑफ स्टेट्स। अभी जैसे प्रेसिडेंट होता है ऐसे ही हर एक स्टेट में गवर्नर होता है। प्रेसिडेंट के विषय में जो देखो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल जो 53 है, 53 में इसकी पावर्स के विषय में लिखा हुआ है। और गवर्नर है जो हर एक स्टेट का एक गवर्नर है, हर एक स्टेट का एक ना एक गवर्नर है। जैसे गवर्नर के विषय में आर्टिकल 153 एंड
55 ये दोनों जो मेन आर्टिकल हैं ये गवर्नर के पद की व्यवस्था करते हैं और उसकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। उसके बाद देखो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे ही हम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे चलाने के लिए जो व्यक्ति बैठा होता है एक चेयर पर उसे हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर की जो सैलरी है, उसके जो अलाउंस हैं, उसके जो विशेष अधिकार हैं, उन सभी के विषय में भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है सेकंड अनुसूची में। और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एट प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर लोकसभा में कोई भी नहीं है। लोकसभा का स्पीकर कौन है? जैसे एट प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। ओम बिरला, उनकी जो सैलरी है, उनके विशेष अधिकार हैं, उन सभी के विषयों में जानकारी हमें मिलेगी ये सेकंड अनुसूची में। इसके बिना हमें और क्या जानकारी मिलेगी? देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उन चेयरमैन, अब देखो चेयरमैन क्या होता है? जो चेयरमैन है वो उसे हम वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 63 में व्यवस्था की गई है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट का हमें सब जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? आर्टिकल 63 में मिलता है। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी का वर्णन नहीं है, लेकिन उसे सैलरी किसकी मिलती है? उसे सैलरी मिलती है राज्यसभा के अध्यक्ष की। जो राज्यसभा का अध्यक्ष है ना, उसके ही संबंध में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो इसी के संबंध में मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जो उप चेयरमैन, देखो उपराष्ट्रपति ये हुआ और उसके बाद देखो उप चेयरमैन, क्योंकि राज्यसभा के देखो लोकसभा के अध्यक्ष तो स्पीकर हो गए, जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम चेयरमैन कहते हैं। किसके? राज्यसभा के। और इसके बिना जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं उनके विषय में भी हमें जो जानकारी मिलती है वो वहीं से मिलेगी। उसके बिना देखो आगे चलते हैं, आगे और कौन कौन से हैं? आगे इसमें आगे जो इसमें जानकारी मिलेगी हमें वो जानकारी मिलेगी, देखो हाँ जी नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो पहले हम ये बात कर रहे थे स्पीकर एंड देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स। इसका क्या विषय है? देखो भारतीय राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधानसभा के उपाध्यक्ष। जैसे हर एक स्टेट में देखो हर एक स्टेट में हमारे पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम देखो एट प्रेजेंट जो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ स्टेट हमारे पास 6 है जिसे दोनों हाउस मिलते हैं। जो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो उसका अध्यक्ष है, उसके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? वो स्टेट्स का, जैसे लोकसभा का एक स्पीकर होता है वैसे ही हर एक स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी एक स्पीकर होता है और इसके बिना एक वहां पे डिप्टी स्पीकर होता है जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं। उनके विषय में उनकी जो सैलरी है उसका हमें वर्णन मिलेगा आर्टिकल जो हमें वर्णन मिलता है शेड्यूल 3 में मिलता है। उसके अलावा हमें क्या मिलता है? देख अगर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट्स। देखो पहले हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के विषय में जानकारी मिलती है, अब हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में जानकारी मिलती है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? जो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में जस्ट ओनली 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें
हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जैसे एक स्टेट बिहार, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसे हमारे पास टोटल 6 स्टेट हैं जिनमें 2 हाउस होते हैं, एक हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम बात पंजाब की करें, पंजाब में एक हाउस है, पंजाब में 2 है ही नहीं है। तो इसी तरह इसी प्रकार जो हर एक स्टेट है उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, या कुछ स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके जो अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, उनके विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो इन दोनों, वो हमारे सेकंड शेड्यूल्स के से मिलती है। और इसके अलावा हमें क्या जानकारी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है जिसे हम CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, टोटल जितने जज हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के, उन सभी की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, जो वेतन है, उन सभी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है 3rd शेड्यूल से। सेकंड जो शेड्यूल है हमारा 2nd शेड्यूल से मिलती है। और इसके अलावा हाई कोर्ट जज, इसके अलावा जैसे हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होती है, एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से कम होता है। हाई कोर्ट एक स्टेट या 2 स्टेट तक रहती है, जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की एक जो हाई कोर्ट है, जैसे वह पंजाब को कवर करती है, हरियाणा को कवर करती है और एक यूटी चंडीगढ़ को कवर करती है। इसी तरह हर एक स्टेट की एक भी हो सकती है और कई स्टेटों की मिला के एक भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना, जो दिल्ली में है, जिसका आर्टिकल आप हमारे पास 124 आर्टिकल 124 है, और हाई कोर्ट का आर्टिकल हमारे पास आर्टिकल 214 है। ऐसे हर एक स्टेट का जो आर्टिकल है वो डिफरेंट है। हर एक स्टेट का आर्टिकल्स मतलब हर एक जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का आर्टिकल तो ऐसे यही है, बट जो उनकी सैलरी है, उन सैलरीज का जो वर्णन है वो हमारे पास इसमें ही हमें मिलेगा। उसके अलावा जो आगे देखो, उसके बाद आगे जो है हमारे पास कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं कैग। उन कैगे जिसे हिंदी में हम कहेंगे भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा निरीक्षण महालेखा निगम। ये इसमें क्या है, ये कैग है। कैग किसे हमें क्या, कैग है जो कैग की सैलरी है, कैग की सैलरी का जो हमें वर्णन है, जब उसके विषय में भी जो हमारे पास सेकंड शेड्यूल है वही हमें बता रहा है कैग की सैलरी कहाँ से आती है, क्या होती है। सभी की जो सैलरी का विषय है मेन इससे हमें पता चलता है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो शेड्यूल है, आगे हमारे पास आता है 3rd शेड्यूल, 3rd अनुसूची, तीसरी अनुसूची। ये क्या कहता है, इट्स कंटेन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन। हाँ, ये मंजूरी और प्रतिज्ञा, इसमें मंजूरी और प्रतिज्ञा, और इसमें ओथ का मतलब है ओथ, जो ओथ ली जाती है कभी जो मेंबर है, हर एक मेंबर जो चुना गया है, जैसे राष्ट्रपति की हमने सैलरी की बात की है, उपराष्ट्रपति की सैलरी की बात की है। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी है वो राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाम से मिलती है, उपराष्ट्रपति के होने के नाम से नहीं मिलती। पर लेकिन अगर जब उनको सैलरी मिलेगी तो जो कार्य करेंगे उस कार्य के विषय में जो सौगंध लेंगे उस सौगंध को ओथ कहा जाता है। उस ओथ का जो वर्णन है वो हमें वर्णन मिलता है तीसरी अनुसूची में, 3rd शेड्यूल में। जैसे देखो उन इसमें यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो भारत के संघ मंत्री हैं। जैसे एट प्रेजेंट एक हमारे पास पीएम है, उसके बाद हमारे पास अदर मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स में जैसे एक कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये सबसे ज़्यादा मेन होते हैं।
हूँ। लेकिन एक बात ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मिनिस्टर्स हैं जैसे कैबिनेट या राज्य मंत्री या फिर उसके बाद उप मंत्री और संसदीय सकत्तर, इसी तरह मेन हम 3 तरह के मंत्री पढ़ते हैं। पर कोई भी मंत्री है कोई भी जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर की वो मिनिस्टर की जो मंत्री है वो सिर्फ उस पद की सौगंध लेता है, ना कि वो इसकी भी कैबिनेट मंत्री की सौगंध लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक पीएम सौगंध लेगा, पीएम ओथ लेगा, उसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं वो सौगंध लेंगे। वो जो उनकी जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, उन सभी का वर्णन है इसमें। उसके अलावा देखो आगे क्या है, उसके बाद है पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंडिडेट, संसद चुनाव उम्मीदवार। जो पार्लियामेंट इलेक्शंस कैंडिडेट हैं वो उनका वर्णन आता है इसमें। उसके बाद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। एट प्रेजेंट एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो एट प्रेजेंट जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा जो लोकसभा होता है इसके टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल सदस्य होते हैं 550। पहले 5 मैक्सिमम होते थे 552, लेकिन जो हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट हुई है 104 अमेंडमेंट हुई है, उसमें के साथ क्या हुआ, ये 2 मेंबर हैं जो एंग्लो इंडियन मेंबर थे, एंग्लो इंडियन मेंबर हैं, इन्हें खारिज कर दिया गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम मेंबर हैं जो वो 150 होते हैं। जो उसके अलावा जो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो होते हैं 250 मेंबर हैं। जो ये सभी दोनों चाहे राज्यसभा के मेंबर है चाहे लोकसभा का मेंबर है, इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट के सदस्य हैं। पार्लियामेंट के अगर हम बात करें, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एक प्राइम मिनिस्टर, जो इसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। देखो इन दोनों का राष्ट्रपति जो वह अपने पद के कारण पार्लियामेंट का मेंबर होता है, लेकिन वह इसमें कभी भी वह वोट नहीं डाल सकता, लेकिन वह ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है, जिसका हमारे पास आर्टिकल 108 में वर्णन है। आर्टिकल 108 ज्वाइंट मीटिंग के विषय में बताता है ना हमें। जो ज्वाइंट मीटिंग है, इन दोनों हाउसेस को एक कंबाइन करके मीटिंग बुलाया जाता है, जो उसके विषय में जो वर्णन हमारे सामने मिलता है वो आर्टिकल 108 से मिलता है। अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बार है जो ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जा चुकी है, 3 बार। उसके बाद देखो अगर हमारे पास नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके विषय में वर्णन, उनकी ओथ के विषय में वर्णन मिलता है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के विषय में संबंध मिलता है। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, जैसे हमने बात की है सेंटर में मिनिस्टर्स की, ऐसे हमने स्टेट्स में मिनिस्टर होते हैं। एट प्रेजेंट जैसे हम पंजाब की बात करें, पंजाब में 117 जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम बात करें अदर हरियाणा की, हरियाणा में 90 हैं। हर एक स्टेट में जो अलग अलग है, यूपी में जो सबसे ज़्यादा है 402, हर एक स्टेट में जो अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद हमें हमारे पास आगे क्या जानकारी मिलती है? स्टेट लेजिस्लेटर इलेक्शंस कैंडिडेट, राज्य विधानसभा चुनाव उम्मीदवार, उनके विषय में जो उनकी ओथ के विषय में जो जानकारी मिलती है वो भी हमें इसी से मिलती है। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हाई कोर्ट जजेस। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ का वर्णन मिलता है, वैसे ही हमें
हाई कोर्ट के जज का भी वर्णन मिलता है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे ओथ कौन दिलाता है, उसे ओथ दिलाने का कार्य कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसे जो ओथ दिलाने का कार्य है वो राष्ट्रपति करता है। जो यहाँ पे है इसे हाई कोर्ट के जज जो न्यायाधीश है उन्हें ओथ कौन दिलाता है। इस सभी विषय में जो बात है, सभी विषय में जो जानकारी है वो हमें जो आर्टिकल जो हमारा भाग 3 है, जो तीसरी अनुसूची है उससे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद देखो चौथी अनुसूची क्या कह रही है। चौथी अनुसूची कह रही है इट कंटेन द प्रोविजन इन द रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। इसका मतलब ये है राज्यसभा में जो सीटें हैं राज्य की और जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की, उन सभी का वर्णन है जो हमारे भारत की जो चौथी अनुसूची है हमारे संविधान की, उसके विषय उससे वर्णन मिलता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो स्टेट हाउस है वहां पर 50 स्टेट्स हैं। 50 को हर एक स्टेट्स को जो वहां पे जो अदर हाउस है उसमें 2 सीट मिलती है, जैसे टोटल होगी वहां पे 100 पर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके आधार पर सीटों को जो बांटा गया है। जैसे यहाँ पे भी क्या है, अगर हम बातें करें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो यूपी की है 31। फिर हम अगर इसी तरह हमारे पास है जो अदर यूटीज की वर्णन मिलता है, अदर स्टेट्स की वर्णन मिलता है। जो सभी का जो जानकारी है वो हमें चौथी अनुसूची से मिलती है। चौथी अनुसूची में हमें जो जानकारी मिलती है वो एलोकेशन ऑफ द सीट्स है। वो किसकी सीट्स है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की है। भी एक स्टेट्स को जैसे पंजाब को 7 है, यूपी को जैसे मैं अभी बता के गया हूँ 31 है। इसी तरह हर एक स्टेट को कितनी सीट्स हैं जो मिलती हैं, उन सभी का जो वर्णन है वो हमारे पास अनुसूची 34 में है। उसके बाद जो पांचवी अनुसूची में क्या कहता है, इट्स कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइबल्स। इसमें इस अनुसूची के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में विधियां शामिल हैं। जो एसटी है, जो हमारे पास शेड्यूल एरिया है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन सूचित जनजातियों को विषय में हमारे पास जो जानकारी है वो सभी जानकारी हमें इस अनुसूची से मिलती है, जो पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची हमें बताती है जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, हमने उनका कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह उनका नियंत्रण करना है, जो सभी जानकारी है वो हमें इसी से मिलती है। लेकिन अभी जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची आपको बड़ी ध्यान से पढ़नी होगी। छठी अनुसूची में लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों की जो जनजाति क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। देखो पांचवी अनुसूची है जो, उसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के विषय में जानकारी दी है। लेकिन जो छठी अनुसूची है उसके में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ इन पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जो हैं इनमें ये जो शेड्यूल जातियां हैं, जनजातियां हैं, इनकी संख्या अधिक है। इसी कारण क्या करता है, इन पर ज्यादा जोर देता है, जो असम है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो हम नेक्स्ट हम कहां पे चलेंगे, हम चलेंगे अनुसूची 7 पे। अनुसूची 7 क्या बात करती है, अनुसूची जो 7 है ये बात करती है, दिस शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसमें जो
हमारी शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उसे तीन अनुसूचियों, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो यूनियन लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का अधिकार कौन किसके पास है? सेंटर के पास। स्टेट लिस्ट के पास किसके पास है? स्टेट्स के पास। और जो कंकरेंट लिस्ट है, इसके सेंटर और स्टेट, ये दोनों ही कानून इस पर बना सकते हैं। इसमें कैसे? जैसे यूनियन लिस्ट है, इसमें पहले हमारे पास जो विषय थे उनकी संख्या 97 थी, लेकिन एट प्रेजेंट उनकी संख्या जो 100 है। उसके बाद इसमें जो विषय थे, इसमें विषय थे 66, लेकिन जो हमारे पास 42 अमेंडमेंट हुई है 1976, इसमें से 5 विषय निकालकर इसमें शामिल कर दिए। जो 5 विषय हैं, इससे लेकर इन्होंने कहा कि इन्होंने जो 5 विषय हैं वो कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया। अब इसमें विषयों की संख्या 61 है, लेकिन पहले 66 थी। और जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें विषय है जो उसमें एट प्रेजेंट है जो 40, पहले जो थे 47 थे, लेकिन अब जो एट प्रेजेंट है वो 52 है। जो ये 5 हिस्से लगे थे वही यहीं पे ऐड कर दिए गए हैं। उन देखो जो यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, उन पर कौन कार्य करेगा? उन पर कार्य करेगी सेंटर सरकार। जैसे सेंटर में मोदी गवर्नमेंट है, एट प्रेजेंट सेंटर में एनडीए का अलायंस है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी एक बहुत बड़ी पावर है। बीजेपी के में लोकसभा में बीजेपी की 303 सीटें हैं। और जो स्टेट है, स्टेट में जो हर एक स्टेट है, जैसे एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, हर एक जो इसमें विषय है वो हर एक स्टेट वो अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करेगी। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है, ये बड़ी ध्यान से समझने वाला विषय है। इसमें जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, इसमें जो सब्जेक्ट हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी बात में लेकर डिस्प्यूट होता है, तो जो सेंटर है ना, ये सेंटर के कानून है उसे मान्यता दी जाएगी, स्टेट का जो कानून है उसे जो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास एक आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है वो हर विषय, वो हर कानून असंवैधानिक होगा जो संविधान के किसी भी क्षेत्र, किसी भी पार्ट का जो उल्लंघन करेगा। तो इसके लिए जो सेंटर, स्टेट और जो विषय है उसे बड़े ही ध्यान से कार्य करना पड़ता है। वो संविधान के किसी भी पार्ट के विपरीत जाकर कार्य नहीं कर सकता। और जो हमारे पास 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में हमारे पास है जो लैंग्वेज का वर्णन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1915 को, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज थी तो 14 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी। लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो लैंग्वेज हैं, समय अलग अलग समय में इसमें जो 22 भाषाएं ऐड की गई। जो 22 भाषाएं हैं उन सभी का जो वर्णन है वो हमारा पूरा इस शेड्यूल में मिलता है। जैसे असामी, बंगाली, बूडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मेघालय, फिर उस तो बाद है मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, ऐसे जो है वो सभी भाषाओं का जो वर्णन है, 22 भाषाओं का जो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें जो वर्णन मिलता है। जो 9th शेड्यूल है ये किसके संबंधित है? ये भूमि अधिकार से संबंधित है। 9th शेड्यूल है जो हमारा, ये भूमि के अधिकार से संबंधित है। ये हमारे पास कब ऐड हुआ था? ये हमारे पास ऐड हुआ था 1951 को। 1951 को हमारे पास जो ऐड हुआ था, को हमारे पास जो शेड्यूल ऐड हुआ था वो था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल हमारे पास क्या बात करता है? ये बात करता है भूमि सुधार की। जैसे भूमि सुधार में इसमें जो विषय शामिल की गए हैं उन पे जो सेंटर है वो उस पर कानून नहीं कर सकता, जैसे जुडिशियल रिव्यू नहीं यूज़ कर सकता उस पर।
और उसके बाद जो हमारा पास 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल हमारे पास है, ये किससे संबंधित है, ये हमारे पास कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था हमारे पास, देखो अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये 52 अमेंडमेंट 1985 को ऐड हुआ था। इसमें क्या है, इसमें दल बदली का संबंध है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में बदल जाता है, दूसरे से तीसरे में बदल जाता है, इसकी कुछ कंडीशनें हैं जो उसके आधार पर जो जानकारी दी गई है। उसके बाद जो अपने को 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में हमारे पास जो पंचायतें हैं, ये पंचायती राज्य की बात करता है। इसमें टोटल है जो, इसमें टोटल हमारे पास 29 विषय हैं। इन 29 विषयों पर जो कानून बनाता है उसे हम, जो ये सभी का जो वर्णन है वो पंचायत, जो पंचायतें हैं उसका जो हमारे पास जो वर्णन मिलता है, उसका जो हमारे पास जानकारी प्राप्त होती है वो हमें 11th शेड्यूल में मिलती है। ये शेड्यूल कब ऐड हुआ था, 30 अमेंडमेंट 1992 को ऐड हुआ था। उसके बाद जो 11th है, 11th हमारे पास कब ऐड हुआ था, 11th भी हमारे पास है जो 1992 में ऐड हुआ था। इसमें म्यूनिसिपालिटीज की का उल्लेख किया गया और इसमें मैटर्स कितने, इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो हमारे विषय में जो हमने आपको शेड्यूल के विषय में जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वो जो बहुत ही यूज़फुल होगी, जो आपकी हर क्लास में, जो हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करेगी। Thank you students, take care, have a nice day, God bless you.